विदेश जाए और विदेश नीति को बड़ा तीखा धार दें, तब तो हम लोग उनके विदेश यात्राओं का भी समर्थन करें। लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति तो यह है कि वो विदेश नीति को बड़े ही प्रमुखता के साथ आगे भी रखते हैं और उनके विदेश नीति का कोई प्रतिफल नहीं दिखता है। अगर मैं कहूं कि इसमें स्वतंत्र भारत का अगर हमारी विदेश नीति सबसे अक्षम है इस समय, तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी राजीव जी। तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते भी हैं, दुख की बात यह है कि टैक्स पेयर्स के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और उसका कोई परिणाम भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये तो इस दृश्य को मैं ऐसे देखूंगा कि आज जिस तरह से पूरा दिन भारत बंद स्वतः स्फूर्त, एक तरह से हम लोगों ने वो तस्वीर जब देख रहे थे, तो राजस्थान की तस्वीरें हो, मध्य प्रदेश की तस्वीर हो, चाहे वो झारखंड, बिहार, हर तरफ की जो तस्वीरें नजर आ रही थी, महाराष्ट्र की तस्वीरें नजर आ रही थी, भारत बंद स्वतः स्फूर्त तरीके से वो बंद नजर आ रहा था। और ये हाल फिलहाल के समय मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा सफल भारत बंद था। और मैं इसका सीधा सीधा श्रेय अगर राजीव जी कहीं किसी को देता हूं तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में राहुल गांधी उठा रहे थे सामाजिक न्याय के मसले को, अब जनता खुद उस सामाजिक न्याय के मामले को उठा रही है। और जनता क्यों उठा रही है? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री अपने सांसदों से मिलते हैं, SC ST सांसदों से उन्हें आश्वासन देते हैं, मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय भी लेते हैं, फिर भी जनता विश्वास नहीं करती है। क्यों नहीं विश्वास करती है? क्योंकि हम लोगों को नजर आता है कि जो उनकी जो पूरी छवि रही है आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर, वो संविधान पे हमला करने वाली जो पूरी छवि रही है, उस कारण से जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। आज अगर हम लोग देखें, केवल SC ST में कोटा विद इन कोटा का मामला या फिर क्रीमी लेयर को लेकर लोग सड़क पे नहीं थे, बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह से कहीं कहीं पूरे आरक्षण के मामले के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के हमले के ऊपर हर जगह पे सरकार विफल रही है और बैकफुट पे रही है। मैं उदाहरण दे दूं, उत्तर प्रदेश में देखिए राजीव जी, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। डे 1 से नजर आ रहा था कि शिक्षक भर्ती में जो सामान्य अभ्यर्थियों से ऊपर जिन आरक्षित प्रत्याशियों के लोगों ने जो नंबर, उनके ज्यादा नंबर थे, उन्हें सामान्य कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें फिर भी जबरन जो है कि वो आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया था। ये आरक्षण के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। कितना सरल है, कोई जटिल मामला भी नहीं था राजीव जी, लेकिन फिर भी सरकार ने शिक्षक भर्ती के दरमियान में वो निर्णय लिया। तमाम लोग जो है कि लाठी खाते रहे, डंडा खाते रहे, तमाम तरह की चीजें करते रहे। और अब जब हाईकोर्ट से निर्णय आया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य श्रेय लेने में है, दूसरे कई केंद्रीय मंत्री श्रेय लेने में है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा किया। अरे भाई, आपने क्या किया? जब लोग आपके पास जा रहे थे न्याय मांगने के लिए, तो आप तो डंडे दे रहे थे। कोर्ट का फैसला आया तो उसमें अपनी सुर में सुर मिला रहे हैं। आप देखिए, इस सरकार में जो हम लोगों ने देखा, जो मामला आज सही कहा कि आज लेटरल एंट्री का भी मामला था कि राजीव जी 17 अगस्त को सरकार निर्णय लेती है UPSC से विज्ञापन निकालने का, और 3 दिन के भीतर 20 अगस्त को निर्णय वापस होता है। आप नरेंद्र मोदी का हम लोग जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय के भी पूरे कार्यकाल को देख लीजिए, जब वो प्रधानमंत्री रहे, क्या केवल 3 दिन में कोई निर्णय बदला गया? नहीं बदला गया। सोचिए, उनके ऊपर केवल संसद के भीतर संख्या कम होने का दबाव नहीं है कि वो 303 से 240 पर आ गए, उनके ऊपर संसद के बाहर का दबाव बहुत ज्यादा है, जनता का दबाव बहुत ज्यादा है। अब जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी के बातों में विश्वास नहीं है। जनता को आज के समय में अगर विश्वास है तो राहुल गांधी के बातों में विश्वास हो रहा है, उन्हें इंडिया अलायंस के लोगों में विश्वास हो रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री को लग रहा था कि एक राष्ट्रपति को वो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से एक राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे और पूरे देश भर के जो है कि ST के लोग जो है कि खुश हो जाएंगे। ये प्रतीकात्मक राजनीति का समय अब नहीं बचा। लोगों ने देखा कि उस महामहिम को भी वो सम्मान नहीं दे सके। नए संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच की क्या दूरी थी राजीव जी, लेकिन वहां पे भी आप उनको उद्घाटन में भी आप नहीं ले गए। तो ना तो आप आरक्षण के नियमों को सही ढंग से लागू करते हैं, आरक्षण के प्रति जो पूरा रवैया है वो घालमेल वाला रवैया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोटा विद इन कोटा और जो क्रीमी लेयर का मामला, मैं कह रहा हूं क्रीमी लेयर का मामला OBC में इंदिरा साहनी केस में 1992 में आ गया था राजीव जी। क्या आज भी OBC में क्रीमी लेयर के मामले को प्रैक्टिकल तौर पर सही ढंग से स्थापित किया जा सका है? कोई एक ढंग का फॉर्मूला कोई बनाया जा सका है? जब आप OBC में उस ढंग से कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं क्रीमी लेयर के मामले को लेके, फिर SC ST में कैसे उसको लागू किया जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर के मामले को आर्थिक आधार पर देखना उस वर्ग के समस्याओं को नहीं पहचानने जैसी स्थिति है। वहां पे अभी भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा जो खबरें आई उस समय राजीव जी की, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे जाते हैं, तो उसमें तमाम आरोप लगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से जो है कि भवन को धुलवाया उस समय।
इस चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव कहीं पूजा करने जा रहे थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंगा जल से धुलाई कर रहे थे। ये तो वह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात। नौकरशाही में भी हम लोग आए दिन ये समाचार सुनते रहते हैं कि SC ST के अधिकारियों का जब ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो उनके घरों को यूं गंगा जल से धुलाया जाता है। तो ये जो अस्पृश्यता की स्थिति है, जो देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन, इसको कहीं न कहीं बिल्कुल मूलभूत आधारभूत मामला बनाया था। उसको आप जब सीधे सीधे वहां पे क्रीमी लेयर का फॉर्मूला डाल देते हैं तो फिर वो मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है। और इस मामले पे मायावती जी की एक टिप्पणी हमें अभी भी याद आ रही है। मैं मानता हूं कि आज के समय में अभी भी वो ठीक है, उनका वोट प्रतिशत कम है, लेकिन आज जिस तरह से वो एक्टिव हुई, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक्टिव हुई, वो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब डे वन ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में जिस मामले को देखा राजीव जी, हर किसी को जो लग रहा था कि क्या आरक्षण के ऊपर, संविधान के ऊपर ये सरकार हमला कर रही है, हमला करने के लिए कोई दूसरे रास्ते खोज रही है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर कोटा विदिन, केवल एक पंक्ति और कहूंगा मैं कि देखिए कोटा विदिन कोटा का मामला उठाया जा रहा है। हम लोगों ने बिहार में देखा है राजीव जी, वहां पे किस तरह से दलित और महादलित का बीच का फर्क नीतीश कुमार जी की तरफ से किया गया था। लेकिन पासवान समूह चूंकि वो उनको वोट नहीं देता था, रामविलास पासवान के पास में वोट जाते थे, आपने पासवान समूह को महादलित में नहीं डाला, जबकि उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अगर राज्यों को यह अधिकार दे दिया जाएगा तो राज्य तो राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से इस प्रकार के निर्णय लेंगे। मिल्कीपुर से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है इस समय राजीव जी, वो बड़े खतरनाक ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है मिल्कीपुर में, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि वहां पर मुस्लिम अधिकारियों को, यादव अधिकारियों को और पारसी अधिकारियों को चुनाव के ड्यूटी से पहले ही दूर करने के लिए उन्हें ग्राउंड के तमाम ड्यूटियों से दूर कर दिया जा रहा है। कल के डेट में अगर राज्य सरकारों को इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ होगा और उन्हें लगेगा कि पारसी समूह का वोट कभी भी बीजेपी को नहीं मिलता है, तो बताइए जब कोटा विदिन कोटा होगा तो उसमें उस समाज के साथ क्या न्याय की स्थिति बन पाएगी। तो ये बड़ा जटिल मामला है और हमें लग रहा है कि जनता की आंखें अब खुल गई है और प्रधानमंत्री भले सुसुप्तावस्था में जाके जो निद्रावस्था में वो आनंद ले रहे हैं, कहते हैं ना कि जब राम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था, कुछ वैसी स्थिति दिख रही है। लेकिन उसके बाद के जो परिणाम बीजेपी को भोगने होंगे और उनकी लोकप्रियता जिस तरह से घट रही है, ये प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा राजीव जी। जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत कुछ सोचना होगा, ये तो तय मानिए। इसलिए सोचना होगा क्योंकि ये जो तीसरा टर्म है ये बहुत तकलीफदायक टर्म है और यहाँ तकलीफ इतनी कि एक पे एक जितने निर्णय ले रहे हैं उसको वापस लेना पड़ रहा है। यही नरेंद्र मोदी हैं जो जब मर्जी आई सो के उठे तो नोटबंदी कर दो, दूसरे दिन खड़े हुए तो। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।